आज मैं इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के अंग्रेजी विषय में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रोज का जो पहला पाठ है ए गर्ल विथ ए बास्केट, उसका मैं आज पूरे पाठ का पहले हिंदी में और पुनः उसका अंग्रेजी में सारांश बताने चल रहा हूँ। छात्रगण ध्यान से सुने। और इसके बाद दूसरा पार्ट इसका रहेगा जिसमें प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक गद्य का व्याख्या हिंदी में और इंग्लिश में भी किया जाएगा। यह पाठ जो ए गर्ल विथ ए बास्केट है, यह अमेरिका के लेखक द्वारा लिखा गया है, विलियम सी डगलस, जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीश थे और सन 1950 में भारतवर्ष आए हिमालय पर्वत देखने के लिए। उस समय देश अभी जल्दी स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी। इसलिए अभी हमारे देश में भी बहुत गरीबी थी, तमाम सारी परेशानियां थी और विभाजन के बाद तमाम सारे हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ रहे थे, तो उनकी भी समस्याएं थी जो भारत झेल रहा था। और उसी बीच में विलियम सी डगलस आए थे, तो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया है, कैसे कैसे यात्रा किया, लोग मिले और क्या संदेश लेकर के गए। इस पाठ में वही प्रस्तुत किया गया है। पाठ का प्रारंभ है कि विलियम सी डगलस भारत आए, उन्हें हिमालय पर्वत देखना था, इसलिए वह अपनी यात्रा रायबरेली से ट्रेन द्वारा शुरू किया। वो अपनी यात्रा नई दिल्ली से ट्रेन के द्वारा रायबरेली के लिए प्रारंभ किया। उन्हें नई दिल्ली से रायबरेली ट्रेन द्वारा आना था और रायबरेली से पुनः उन्हें रानीखेत कार द्वारा जाना था। रानीखेत हिमालय पर्वत पर ही ब्रिटिश आर्मी का पुराना हिल स्टेशन रहा है, मानी ब्रिटिश सेना की पुरानी छावनी रही, जो समुद्र की सतह से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है और 120 मील फैले हुए बर्फ से आच्छादित हिमालय पर स्थित है। लेखक जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था वो लोकल ट्रेन थी, स्टॉपिंग ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी, प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। और लेखक का यह रूटीन हो गया था कि जैसे ही ट्रेन रुकती थी, लेखक उससे उतर जाता था और प्लेटफार्म पर घूमता था और लोगों से बातें करता था। और इस प्रकार लोगों से बात करके वह लोगों की भावनाओं के विषय में जानना चाहता था कि भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त किया है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों की अपने देश के प्रति क्या भावना है, यह जानना चाहता था। और इस पर वह एक आंकड़ा तैयार करना चाहता था और उस आंकड़े का मिलान जो अमेरिका में लोगों की जो अवधारणा भारत के प्रति थी, क्या वो उस अवधारणा से इसकी मिलान करना चाहता था कि क्या भारत में जो हमको बात करने से जो विचार मिल रहे हैं, क्या अमेरिका के लोगों के विचार भारत के प्रति वही हैं। इस बात का भी जो है वो मिलान करके और सुनिश्चित होना चाहता था। सबसे पहले लेखक ने दिल्ली के प्लेटफार्म का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि प्लेटफार्म पूर्णतया लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसमें हर जाति और वर्ग के और हर प्रकार के लोग थे जो प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख थे, ईसाई थे, भिखमंगे थे, फेरी वाले थे,
सैनिक थे, सिपाही थे, कुली थे, व्यापारी भी थे, यानी समाज के हर वर्ग के लोग घूम रहे थे। और उसमें से अधिक लोग नंगे पांव थे, उनके पैर में जूते या चप्पल नहीं थे। इतनी गरीबी थी उस समय कि सबके पास जूते और चप्पल नहीं थे। उनके कपड़े भी बड़े सामान्य थे, सफेद रंग के थे और ढीले ढाले थे। लेखक 3 लोगों से बात करता था, 3-4 लोगों से बात करता था, उसमें एक व्यक्ति कोई जरूर अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाता था जो अंग्रेजी जानता था। और इस प्रकार लेखक उससे विदेश नीति के विषय में बात करता था। और उस दिन अखबारों में जो सुर्खियों में रहता था, यानी मेजर टॉपिक, जो प्रमुख विषय अखबारों में छपा रहता था, उस विषय में बात करता था। और ये सारी चीजें बात करके वह लोगों की भावनाओं को ही जानना चाहता था, ताकि अमेरिका के लोगों की भावनाओं से और इस भावनाओं से मिलान कर सके। इसके बाद लेखक की ट्रेन जो है भारतवर्ष की जो समृद्ध कृषि योग्य भूमि थी उसमें प्रवेश किया, अर्थात दिल्ली से पार किया और कृषि योग्य भूमि में प्रवेश किया। यह गंगा का मैदान था। गंगा में उस समय बाढ़ आई हुई थी और गंगा का पानी जो है अपने किनारे के हजारों एकड़ चावल के पौधों को, अर्थात धान के पौधों को ढके हुए था। उत्तर की तरफ देखा तो जंगल दिखाई दिए जिसमें बड़ी बड़ी घासें थी। इतनी लंबी घासें थी कि कोई भी व्यक्ति उसमें अपने को छिपा सकता था, यानी एक व्यक्ति के सर से ऊपर तक की घासें थी। और घासें बिल्कुल बराबर हरे रंग की दिखाई देती थी, माने लगता था जैसे कोई चद्दर बिछा हुआ है। केवल घासें वहीं फटी हुई दिखाई देती थी जहां वृक्ष के झुरमुट थे। और देखने से लगता था कि यह जो क्षेत्र है, यह जंगल जो है वो चीते, हाथी, अजगर और काले नाग का घर था, यानी ये सारे जानवर उसमें निवास करते थे। फिर उसने देखा दूर तक समतल भूमि दिखाई दे रही थी जो बिल्कुल क्षितिज तक दिखाई दे रही थी। क्षितिज का मतलब जहां धरती और आकाश मिले हुए हैं उसे क्षितिज कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति वहीं तक देख सकता है। तो लेखक जहां तक देख पाता था बिल्कुल समतल भूमि दिखाई दे रही थी, जिसमें पवित्र बरगद के वृक्ष दिखाई दे रहे थे। पाकड़ के वृक्षों की भी कतारें दिखाई दे रही थी। जो पाकड़ टेढ़ी मेढ़ी थी उसके तने मुड़े हुए थे, जैसे इल्म वृक्ष की तरह से दिखाई दे रहे थे। लेखक कहता है कि पश्चिम और दक्षिण तरफ से शीतल वायु बह बह करके आ रही थी। फिर लेखक आगे बढ़ा, कस्बे पड़े। कस्बों के स्टेशन पर जो वृक्ष थे उस वृक्षों पर लेखक ने जो है बंदरों को देखा। उसमें कुछ बंदरियां भी थीं जो अपने वक्षस्थल पर अपने बच्चों को चिपकाए हुए भोजन की तलाश में वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रही थी। लेखक गांव को भी देखा, भारतवर्ष के गांव को देखा, क्योंकि ट्रेन का रूट गांव के रास्ते से भी होके जा रहा था। शहर गांव सभी रास्तों से जाता है, तो भारत के गांवों को देखा। लेखक कहता है कि जो गांव थे उसमें जो घर थे वो कच्चे थे, कच्ची दीवारें थी, यानी जिसमें मिट्टी, गाय का गोबर, पानी मिला करके दीवार खड़ी थी की गई थी, जो भूरे रंग की दिखाई दे रही थी। और उस पर जो छत थे वो नुकीले थे, छप्पर थे। छप्पर क्या होता है तो लिखा है कि एक बांस के ढांचे पर खरपतवार बांध करके बांस के पोल पर लटकाया गया था, रखा गया था। ये छप्पर है होता है। तो उसने देखा कि नुकीले नुकीले छप्पर थे और उसकी जो दीवारें थी भूरे रंग की, क्योंकि उसमें गाय का गोबर मिला हुआ था इसलिए भूरे रंग की दिखाई देती थी। उस दीवारों पर ऊपर से कद्दू की लताएं जो हैं लटक रही थी और उसमें पीले पीले फूल भी दिखाई दे रहे थे। लेखक कहता है
कि उसका यह रूटीन था कि जब भी ट्रेन रुकती थी वह नीचे उतर जाता था और लोगों से बात करता था, लोगों की भावनाओं को जानना चाहता था। लेकिन एक स्टेशन पर अचानक उसका जो यह लोगों से बात करने का सिलसिला था, रूटीन, वह अचानक रुक गया। जैसे ही वह ट्रेन के नीचे उतरा, बच्चों का एक ग्रुप चारों तरफ से उसे घेर लिया। ये सारे बच्चे जो है पंखे और टोकरियां बेच रहे थे। सरकंडे की बनी हुई टोकरियां थी, बड़े सामान्य डिजाइन की, किंतु बड़ी सुंदर टोकरियां थी। ये बच्चे बेच रहे थे और ये सारे बच्चे अपनी टोकरियों को और अपने पंखों को हाथ में ले करके जोर से ऊपर उठा करके चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेखक कहता है कि मैं ये तो नहीं जान पा रहा था कि वो क्या चिल्ला रहे थे, क्योंकि वे हिंदी बोल रहे थे और लेखक अमेरिकन था। वो अमेरिकन भाषा जानता था, हिंदी जानता नहीं था, इंग्लिश जानता था। इसलिए वो कहता है कि मैं ये तो नहीं जान पाया कि वो क्या चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति से, उनके हाव भाव से मैं ये समझ गया कि ये सारे बच्चे अपने पंखों और टोकरियों को बेचना चाहते थे। कभी लेखक कहता है कि ये सभी शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और वे नए निवास स्थान की तलाश में भारत की ओर चल दिए। ये बेचारे बड़े गरीब थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी यह यात्रा शुरू की तो और गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी इनके पास था वो पाकिस्तान में ही छोड़ दिए। घर दरवाजा तो लेके चल नहीं सकते थे। अपने साथ जो कुछ लेके चले उसमें कुछ रुपए पैसे, हल्के फुल्के सामान, सोना चांदी जो रखे हों लेके चले और 2-4 वक्त का भोजन बना करके रख लिए और अपनी यात्रा शुरू कर दिए। क्योंकि यात्रा लंबी थी, पहाड़ के रास्तों से थी, कोई गांव गिराव नहीं पड़ने वाले थे। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिन के बाद भोजन इनका समाप्त हो गया और ये भोजन आउट ऑफ फूड हो गए, भोजन समाप्त हो गया। और इस प्रकार भोजन समाप्त हो जाने से भूख की कमजोरी के कारण उसमें से जो वृद्ध थे या जो छोटे मोटे बच्चे थे वह भूख के कारण परेशान हुए, रास्ते में ही गिरे और जहां गिरे वहीं मर गए। लेखक कहता है कि ये सभी शरणार्थी बच्चे, ये बच्चे उन्हीं शरणार्थियों के थे। जब वे बेचारे भारत में आए तो उनके सामने समस्या थी, क्योंकि उनका कोई घर नहीं था, होमलेस थे, जॉबलेस थे, कोई जॉब नहीं था, तो उनके लिए तमाम समस्याएं थी। इसलिए यहाँ आकर के भारतवर्ष में सड़कों के किनारे, नालों के किनारे झोपड़ी डाल करके और कपड़े का सेट डाल करके और वो बेचारे उसी में रहने लगे और सामान्य चीजें जैसे पंखे, टोकरियां, ठोंगे, छोटे मोटे सामान बना करके अपनी जीविका चलाने के लिए बाजार में बेचते थे और इन लोगों ने काफी भीड़ कर दिया था। लेखक कहता है कि इनकी दशा बड़ी दयनीय थी। इसमें जो बेचारे किसान थे उनकी दशा तो और दयनीय थी और वो बेचारे अपने को अभ्यास कर डाले थे किफायत में रहने का, क्योंकि उनकी आमदनी साल भर में $100 से अधिक नहीं थी। साल भर में $100 कमाते थे, अर्थात $1 भी एक दिन में नहीं कमा पाते थे। जो अनस्किल्ड लेबर थे, अकुशल मजदूर थे। मजदूर 2 प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। कुशल मजदूर जो कोई कला जानता है, अकुशल मजदूर जो कोई कला न जाने। जैसे राजगीर होता है, वो चुनाई का काम जानता है तो कुशल मजदूर है, उसकी मजदूरी ज्यादा होती है। और जो लेबर है उसके साथ जो सीमेंट बालू देता है वो ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन अकुशल है इसलिए उसकी मजदूरी कम होती है। तो जो अकुशल मजदूर थे वे भी बेचारे सप्ताह में $2 से अधिक नहीं कमा पाते थे। इनका भोजन भी 24 घंटे में केवल एक बार होता था, जिसमें एक प्याज का टुकड़ा होता था, 1-2 रोटियां हो जाती थी, 1 कटोरी दाल होती थी, कुछ दूध के साथ वो भी जो बकरी पाले हुए थे उनके पास दूध था और कुछ बकरी का ही पनीर, मक्खन मिल जाता था। न इन्हें चाय मिलता था, न कॉफी मिलती थी, न मिठाई मिलती थी, न मांस मिलता था, न फैट मिलता था, यानी ये सारी चीजें इनको नहीं मिलती थी। और लेखक कहता है कि 100
डॉलर साल भर में कमाने का मतलब $2 सप्ताही होता है, लेकिन इतना कम धनराशि भी इनको प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय भारत के लोग भी गरीब थे, उनके पंखे और टोकरियों को पर्याप्त खरीद नहीं पाते थे, इसलिए इतना भी कमाना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। और यही कारण था कि लेखक कहता है कि वे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह से टूट पड़े, क्योंकि मुझे वो एक विदेशी जान करके और एक अच्छा ग्राहक जान करके कि ये विदेशी है, पैसे वाला है, इसके पास खूब पैसा होगा, इसलिए खूब हमारे सामानों को खरीदेगा, इसलिए टिड्डियों की तरह से मेरे ऊपर टूट पड़े, मैं उन्हीं के बीच में घिर गया। लेखक कहता है कि मैंने एक टोकरी खरीदा, उसके लिए 1 आने खर्च किया, फिर मैंने बड़ा सुंदर एक फल रखने की, सब्जी रखने की टोकरी खरीदा, जिसके लिए कुछ अधिक पैसे दिया, और फिर मैंने एक रद्दी की टोकरी खरीदा, रद्दी कागज वगैरह सामान रखने की टोकरी खरीदा, जिसके लिए 1 रुपये दिया, और एक सिलाई के सामानों को रखने की टोकरी मैंने खरीदा, उसके लिए भी 1 रुपये दिया। मैंने कुछ पंखे भी खरीदा और 1 आधाने या 2 पैसे उसके भी लगे, और मेरे दोनों हाथ पंखे और टोकरियों से भर गए और मेरा 50 सेंट्स भी खर्च नहीं हुआ। यानी लेखक को लग रहा है कि पैसा तो बहुत कम लगा, सामान ज्यादा मिला। दोनों उसके हाथ पंखों और टोकरियों से भर गए। अब पर्याप्त पंखे और टोकरी वो खरीद चुका था। बच्चे अपने सामानों को हाथ में ले लेकर के चिल्ला रहे थे। ठीक इसी बीच में, इसी अंतराल में एक 9 वर्ष की बड़ी सुंदर लड़की लेखक के सामने आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी सुंदर टोकरी थी, उसमें एक मुठिया लगी हुई थी, और वो लड़की भी उस टोकरी को बेचना चाहती थी, और वह उस टोकरी का दाम भारतीय मुद्रा में 1 रुपये 50 पैसे और अमेरिकन मुद्रा में यानी डॉलर में वो 30 सेंट्स चाहती थी। वह बड़ी ही वाकपटु थी, बोलने में बड़ी प्रवीण थी और आक्रामक भी थी, परिश्रमी दिखाई दे रही थी। वह लेखक के सामने आकर के अपनी टोकरी खरीदने के लिए लेखक से याचना करने लगी। आंखों में आंसू भर करके इस तरह से उसने लेखक से अपनी टोकरी खरीदने की याचना किया कि लेखक कहता है कि उसका याचनापूर्ण ढंग जो था किसी के भी हृदय को द्रवीभूत कर सकता था। चूंकि लेखक पर्याप्त पंखे और टोकरी खरीद चुका था, अब इसे और अधिक टोकरी और पंखे की आवश्यकता भी नहीं थी और इसके पास रखने के लिए जगह भी नहीं थी। लेकिन लेखक उस लड़की से बड़ा प्रभावित था, उस लड़की की मदद वो करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दाहिने हाथ के पंखे और टोकरी को बाएं हाथ में स्थानांतरित किया और अपने दाहिने हाथ को खाली किया और अपने कोट के दाहिने पॉकेट में अपने दाहिने हाथ को डाला और 1 मुट्ठी सिक्का निकाला। संभवतः 15 सेंट्स यानी 15 सेंट्स के आसपास रहे होंगे, जिसे वह उस लड़की की टोकरी में रख दिया और उस लड़की के चेहरे की तरफ अपना मुंह मोड़ा, यह बताने के लिए कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद पाया, लेकिन मैं यह 15 सेंट्स एक दान के रूप में, भीख के रूप में, सहायता के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही लेखक उस लड़की की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि वह लड़की जो फटे पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों में लेखक के सामने खड़ी थी और अपनी टोकरी खरीदने की याचना कर रही थी और बिल्कुल भुखमरी के कगार पर थी। तुरंत उसने अपने ठुड्डी को यानी अपने सर को ऊपर उठाई, गंभीर किया, गंभीर मुद्रा में हुई और लेखक को यह लगा कि मैंने इस लड़की को आघात पहुंचा दिया, अर्थात मेरे व्यवहार से इस लड़की को आघात पहुंचा। लेखक तुरंत महसूस कर लिया और लड़की ने अपने सर को ऊपर उठाई, अपनी टोकरी के पास पहुंच गई और एक महिला का जो शान और स्वाभिमान होता है और एक जो गौरव होता है, आत्मसम्मान होता है,
उस आत्मसम्मान के साथ उसने ला करके लेखक के पैसे उसके पास रख दिया। अब लेखक के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह उसकी टोकरी खरीद ले। इसलिए लेखक ने उसकी टोकरी खरीद लिया, 30 सेंट्स उसे दे दिया। जैसे ही लेखक ने उसकी टोकरी खरीदा, वो लड़की मुस्कुराई, प्लेटफार्म को पार किया और उस पार एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी थी, उसी में चली गई। लेखक कहता है कि शायद आज की रात्रि उस लड़की का यही आमदनी थी। आज की रात्रि की उसकी यही आमदनी थी। लेखक जब अपनी यात्रा समाप्त करके वापस आया तो वह उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उसने पूरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। और उसने ये भी बताया कि आज मैं भारत से बहुत प्रेम करने लगा हूं। उसका एक कारण उस लड़की का व्यवहार है। लेखक ने बताया कि मैंने भारतवर्ष में भ्रमण किया, मैं ऑफिसों में भी गया, बड़े बड़े कार्यालयों में गया, लोगों से मिला, मैं खेत में, मैदान में भी काम करने वाले किसानों से भी मिला, लेकिन मैंने सबके अंदर अच्छे नागरिकता के गुण और शिष्टाचार पाया और मैं स्वतंत्रता के प्रति एक प्रबल प्रेम सबके अंदर पाया। और इस लड़की के विषय में मैं क्या कहूं, यह लड़की तो बिल्कुल किसी गंदे स्थान में और गरीबी में पैदा हुई थी और वह न तो किसी विद्यालय में पढ़ने गई थी, न किसी अच्छे समाज में ही गई थी कि कुछ सीख सके। लेकिन फिर भी इस लड़की ने मेरे सामने भारतवर्ष के आत्मा की एक झलक प्रस्तुत कर दिया। यानी लड़की ने भारतवर्ष के आत्मा की क्या झलक प्रस्तुत किया? तो ये झलक प्रस्तुत किया कि भारत के लोग भूखों रह सकते हैं, कष्ट झेल सकते हैं, लेकिन किसी से भीख नहीं मांग सकते हैं, किसी के कृपा पर नहीं रह सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। ये भावना जो है उस लड़की ने प्रस्तुत कर दिया। अब मैं आपको इसका सारांश इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं। द राइटर विलियम सी डगलस was the judge of the Supreme Court of America. Once in 1950, he came to India to see the Himalayas. He started his journey from New Delhi to Bareilly by train, and from Bareilly he had to go to Ranikhet by car. The train was passenger train, local train, stopping train. It stopped at every station, and wherever the train stopped, the writer came down from his compartment and he walked over the platform. He wanted to know the feel of the pulse of nation. The writer first of all describes about the platforms of New Delhi. The writer says that the platforms were full of passengers and he saw different classes of passengers walking over the platform. He saw Hindu, Muslim, Sikh, Christians, porter, beggars, merchants, coolies, soldiers, hawkers, and other people of other classes. And he saw all of them, most of them were barefooted. They had no slipper or shoes in their legs. And their dresses were also very cheap and white.
Their dresses were also very cheap, white and loose. The writer talked people, and among 3 or 4 people he got one who knew English. The writer talked him with world affairs and the major topics of the day published in newspaper. And in this way, the writer wanted to know the feeling of the pulse of nation. The writer wanted to know the feeling of the pulse of nations. And he wanted to prepare an official record. And he wanted to match it. He wanted to know it if it was a match with the ideas of American people about Indians. Then the route entered the richest agricultural land of India. It was the plain of Upper Ganga rivers. It was the plain of Ganga rivers. Ganga was flooded at that time, and the water of Ganga had covered 1,000 acres of rice plants. In the north, he saw the forests, jungles, and he saw long grass in the jungle. The grass was so long that a man could hide himself in it. And the green grass was very beautiful. It looked like a bed sheet. It looked like a green bed sheet. It was broken where the clumps of trees were situated. And the writer says that the forests were the house of tigers, elephants, pythons and cobras. The writer also saw the flat land to the horizon, and he also saw some sacred banyan trees and the rows of pakal trees. Their trunks were twisted like elm trees. Then the writer saw the monkeys situated on the trees of the stations of town. Some of them he saw mother monkeys cleaning their babies, jumping from one branches of others in search of food. The writer also saw the villages of India, and he saw the houses of India. The houses were made of soil mixed with cow dung and water. So the walls looked in grey color, and their roof were thatched. Their pointed roof were thatched. The writer, and he also saw the pumpkin vine trailing over the drab walls. The writer says that it was his routine. Whenever the train stopped, he got down from his compartment and he walked over the platform. But at one station, his routine of talking with the people was interrupted, was checked. As soon as the writer got down from the compartment, he was surrounded by a group of young children. They were selling baskets and fans,
and their baskets were made of reed in simple design and simple pattern. Raising their baskets high in their hands, they were shouting. The writer did not know what they were shouting because the writer was American. He did not know Hindi. He only knew English or American language. But by the expression of children, their gestures, the writer came to know that they wanted to sell their baskets. The writer says that these children were refugees. When partition between India and Pakistan was declared by British government, 9 million people left Pakistan and they came to India due to the fear of religious fanaticism. They were very poor people, but they became poorer when they started their journey because they left all their things in Pakistan. Whatever they could carry with him was a little food and some other things, some other light things. The journey was long and the path passed through the mountains. There were no villages. So soon they were out of food. After 3 or 4 days after their journey, they became out of food. And due to weakness of hunger, they fell on the way, and where they fell, they died. The writer says these were the children of those refugees. Their fathers or their relatives came India, but here they had so many problems. They were homeless, jobless, earthless. Landless, and so they began to live beside the road, and on the bank of sewer, and they started manufacturing simple things like fans, baskets, paper pocket, toys, and other things, and they sold them in the market for their living. And so these were refugee children. The writer says that their condition was very pitiable, and the condition of peasant refugee was very pitiable. They did not earn more than $100 per year. And an unskilled labor also did not earn more than $2 a week. They had only one meal in a day in 24 hours, and in their meal they had an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, some milk, and perhaps some goat cheese. They did not have sweet, meat, coffee, tea, fat, fruits, vegetables, and other costly things. The writer says $100 per year is equal to
$2 per week. And this small amount is also very difficult for them to earn by selling baskets and fans, because Indian people were also at that time poor and they were not able to buy their fans and baskets. And this is the reason why they descended on the writer like locusts, and the writer was surrounded. And he was like a prisoner, he was not able to move. The writer bought a basket for a few anaj. He also bought a fruit and vegetable baskets and spent a little more. He also bought a waste paper basket and paid 1 rupee for it. And he also bought a sewing basket and he also paid 1 rupee for it. He also bought some fans and he paid 1 anna or 2 pice for it. The writer says that both of his arms were full of baskets and fans and he did not spend more than 50 cents. The writer felt that he spent a little money and he got sufficient things. At the same time, a girl of 9 years old came before him. She was very aggressive and diligent and beautiful. She had a very lovely basket in her hand with handle. She wanted to sell her basket and she wanted 1 rupee and 50 pice in Indian currency or 30 cents in American currency. The girl requested the writer to buy her basket in a very pathetic manner. Having tears in her eyes, she requested the writer to buy her basket. And the writer says that her pathetic manner could wring any heart. The writer felt pity for the girl. He had great sympathy for her. But the writer had bought sufficient baskets and fans. He did not need any other basket and he had no place. He had no room. Room means place to put any other basket, to keep any other basket. But he wanted to help the girl. So, he transferred the baskets and fans of her right hand into his left hand, and his right hand became free, and he put his right hand into the right pocket of his coat and he took a handful of coins. Perhaps it was 15 cents, and the writer put this money in the basket of the girl, which was imploringly standing before him. The writer turned towards the girl to explain that he could not buy her basket, but he gave this money
as a charity substitute. But as soon as the writer turned towards the face of the girl, at once he felt that he had offended the writer. His behavior shocked the girl. He had offended the girl. At once as soon as the writer turned towards the face of girl, he felt that he had offended the girl. His behavior shocked the girl. And he saw that the girl who was standing before him in a requesting mood to buy her basket, and she was in rough and ragged clothes, and she was at the age of starvation. But at once she raised her chin, she became serious, and with a honor, proud and graciousness of a girl, of an woman, at once she returned the money to the writer. And now the writer had no any other option but to buy her basket, and the writer bought her basket. As soon as the writer bought her basket and paid him 30 cents, the girl was very happy. She smiled, she wiped her tears, and at once she crossed the platform and entered a hut made of grass. Perhaps, the writer says, perhaps it was her income at that night. When the writer returned from his journey and came to New Delhi, he told this story to the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, who was at that time the Prime Minister of India. And he also told Pandit Nehru that the behavior of the girl was the single reason that now he had fallen in love with India. The writer says that he saw the people in India, he saw people working in high offices, and he also saw the farmers working in fields. Both of them, he saw the qualities of a good citizenship and hospitality. And he also saw or felt a great passion for independence. And the writer says, whatever to say about the girl, this girl was born on a dirty place and poverty. She was born beside the road on the bank of a river, and she did not attend any school or college, and she did not attend good societies. But this girl presented the warm soul of the India, the warm soul of India. This girl presented that Indian people may be poor, he may be remained hungry, but they may not accept gratuity, substitute, because
they are not beggar. They believe in their works, strength, power, and so the girl presented the warm soul of India. इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ का सारांश हिंदी और अंग्रेजी में बताया। यह प्रथम पार्ट है। अब इसके बाद इस पाठ से संबंधित ही दूसरा पार्ट रहेगा। इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम आपको पूरे किताब का एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेजी में बताएंगे और मैं आशा करता हूं कि आपका ज़्यादा लाभ होगा। आप जब मेरे इस वीडियो को सुनें, खोलें तो पुस्तक ले लें और पुस्तक लेकर के बैठेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ध्यान से इसको सुनेंगे तो चीज़ें बिल्कुल